जय हिंद साथियों, मैं फजलुर रहमान भारतीय। साथियों, आज हम बात करेंगे स्वाधीनता के एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे विचारक, एक ऐसे लेखक, एक ऐसे दार्शनिक, आज़ादी के दीवाने, हमारे हिंद के सरताज भगत सिंह के बारे में। साथियों, भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 ईस्वी को लयलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। उस समय उनके चाचा अजित सिंह और स्वान सिंह भारत की आज़ादी में अपना योगदान दे रहे थे। करतार सिंह द्वारा संचालित गदर पार्टी के वो सदस्य थे। भगत सिंह इन दोनों से बहुत प्रभावित थे, इसलिए बचपन से ही अंग्रेजों से घृणा करते थे। साथियों, जैसे ही भगत सिंह का जिक्र आता है तो उनके सपनों का भारत की बात होने लगती है। बात आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान की होती है। लेकिन हम आज यह बात नहीं करेंगे और न यह बात करेंगे कि वो किस जगह और कहाँ कौन सा बम फेंका था। हम बात करेंगे हिंद का शेर भगत सिंह सोचते क्या थे, वह कैसा भारत चाहते थे, राष्ट्र, राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम के बारे में उनके क्या विचार थे, धर्म, सांप्रदायिकता और अपने समय की पत्रकारिता के बारे में वो क्या सोचते थे। और आज हम बात करेंगे भगत सिंह को, उनके क्यों आज के वर्तमान सत्ताधारी अपने से नहीं जोड़ सकते, क्यों उनके विचार, उनके दर्शन, उनके धारा से वह भागते हैं, वह डरते हैं। ऐसा लगता है वह अगर उन्हें छूने की कोशिश करेंगे तो वो भगत सिंह उनके दायरे में नहीं आएंगे। स्वामी विवेकानंद जी का नाम लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लीजिए। ढेर सारे लोग को वह अपने में उचित ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगत सिंह की तरफ वह कभी देखते नहीं कि इस देश के जो सत्ताधारी आज के हैं, जो इस देश के राजनीतिक विचारधारा, जो सांप्रदायिकता को, जो देश के इतिहास को पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं, कोशिश में लगे हुए हैं, वह क्यों उनके इस कदर दूर हैं, क्यों उनको याद नहीं करते, ठीक तरीके से याद नहीं करते, क्यों उनके विचारों के अनुसार चलने की कोशिश नहीं करते। आइए हम भगत सिंह को कोट करते हैं और मैं जो भगत सिंह ने लिखा है उन्हें उद्धृत करूंगा और मैं उनके एक एक शब्द को शब्दशः आपके सामने रखूंगा। भगत सिंह ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी 1927 में, और उस वक्त बहुत प्रसिद्ध एक पंजाबी पत्रिका थी जिसमें वह लिखते थे, जिसके वह संपादकीय से भी जुड़े थे। कीर्ति पत्रिका में छपी एक लेख, जो धर्म पर वह क्या कहते हैं, जो भारत की आज हालत है, जो अपने देश की आज स्थिति है। ऐसा लगता है उस वक्त भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति रही होगी। कुछ कमोबेश कुछ बदली हुई परिस्थिति थी। उस समय उपनिवेशिक भारत था, साम्राज्यवादी राज था, लेकिन आज अपने लोग राज कर रहे हैं। लेकिन वह जिस तरह से धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, शायद उस वक्त भी हो रहा था। और भगत सिंह उस पर क्या कहते हैं, इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है और अभी पता नहीं कि यह धार्मिक दंगे भारतवर्ष का कब पीछा छोड़ेंगे। यहाँ तक देखा गया है इन दंगों के पीछे सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ है। साथियों, आज की मीडिया पर जब हम टिप्पणी करते हैं कि किस तरह वह विभाजन को बढ़ावा देता है, किस तरह वह समाज में विघटन को बढ़ावा देता है, भगत सिंह के समय लगभग हालात उसी तरह के थे। अखबारों पर वह आगे कहते हैं, अपने समय की पत्रिका के बारे में वह क्या कहते हैं, पत्रिका का व्यवसाय कुछ समय पहले बहुत उच्च समझा जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है। यह लोग एक दूसरे के विरुद्ध
मोटे मोटे शीर्षक देकर लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं और परस्पर में सिर फुटौल करवाते हैं। ये भगत सिंह के शब्द हैं, उनके द्वारा कहे गए ये शब्द हैं। आज के टीवी चैनल को आप देखिए, उनके हेडलाइन को, तो आपको लगेगा कि उस समय तो टेलीविज़न नहीं था, किंतु अखबारों में शायद वैसा ही कुछ होता होगा। टेलीविज़न के न्यूज रूम में किस तरह की डिबेट होती है आप समझ सकते हैं कि शायद उस समय की पत्रकारिता का आज विस्फोटक विस्तार हुआ है। भगत सिंह आगे क्या कहते हैं, अखबारों का असली काम क्या है, अखबारों का असली कर्तव्य क्या है। अखबारों का असली कर्तव्य शिक्षा देना, लोगों से संकीर्णता को निकालना, सांप्रदायिक भावना हटाना, परस्पर मेलजोल बढ़ाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता को बनाए रखना। लेकिन इन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य अज्ञानता फैलाना, संकीर्णता का प्रचार करना, सांप्रदायिक बनाना, लड़ाई झगड़े करवाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता को नष्ट करना। यही कारण है कि आज भारतवर्ष की वर्तमान दशा पर विचार कर आंखों से रक्त के आंसू बहने लगते हैं और दिल में यह सवाल उठता है कि भारत का बनेगा क्या। भगत सिंह के दिमाग में उस वक्त 1947 में यह सवाल था कि जिस तरह के हालात भारत में हैं, जिस तरह की राजनीति है, उसमें कैसा भारत बनेगा। लेकिन वह सिर्फ विनाश के गर्त में समाज को धकेलने वाले व्यक्ति नहीं थे, वह एक क्रांतिकारी थे। वह आगे क्या कहते हैं, इस समय कुछ भारतीय नेता भी मैदान में उतरे हैं जो धर्म को राजनीति से अलग करना चाहते हैं। झगड़ा खत्म करने का यह भी एक सुंदर इलाज है और हम इसका समर्थन करते हैं। यदि भारत को अलग यदि धर्म को अलग कर दिया जाए तो राजनीति पर हम सभी इकट्ठे हो सकते हैं। धर्मों में हम चाहे अलग अलग ही रहें। बहुत सारे लोग यह समझते हैं कि भगत सिंह एक पंजाबी थे, उस समय ब्रिटिश शासन था, तो भगत सिंह सिर्फ अंग्रेजी और पंजाबी जानते होंगे। ऐसा नहीं है साथियों, भगत सिंह हिंदी भी बहुत अच्छी जानते थे। वह हिंदी में लिखते थे। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में निकलने वाला यशस्वी हिंदी अखबार प्रताप में वह कॉलम लिखते थे अलग अलग नामों से, ताकि ब्रिटिश शासन के खुफिया पहुंच ना सके कानपुर के उस अखबार के कार्यालय में, जहां वह कई बार अंडरग्राउंड होने पर शरण लेते थे। बलवंत के नाम से भी उन्होंने लिखा और हिंदी में लिखते थे। भगत सिंह अंग्रेजी में लिखते थे, भगत सिंह पंजाबी में लिखते थे। भगत सिंह लिखते तो नहीं थे, लेकिन भगत सिंह संस्कृत भी बहुत अच्छी जानते थे। भगत सिंह 16-17 साल की उम्र से लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने एक तरह से वैचारिक हस्तक्षेप की शुरुआत आज़ादी की लड़ाई के बौद्धिक संघर्ष में उसी समय कर दी थी, जब वह लगभग 16-17 साल के थे। और 1931 में मात्र 23 वर्ष की अवस्था में उन्हें शहादत मिली। मैं समझता हूं भारत के इस महानतम क्रांतिकारी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज मैं कहूंगा कि ऐसा लगता है कि आज जो भारत के सामने गंभीर चुनौतियां हैं, उसमें सचमुच भगत सिंह और अंबेडकर ये दो महापुरुष हैं, जो दो बड़े हमारी आज़ादी की लड़ाई, हमारे सामाजिक आंदोलन, हमारे राजनीतिक आंदोलन के जो बड़े दार्शनिक तो हैं, वह अगर एक साथ मिलते तो समझता हूं कि बहुत बड़ी ताकत बनकर सामने आते। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।